जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मैराथन क्लासेस फॉर फिजिक्स। देखेंगे हम लोग मैराथन एनडीए 2021 के जो रिगार्डिंग है कि कैसे हम तैयारी करें, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर पाएँ एनडीए 2021 में। कुछ प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हम डिस्कस करते हैं आपके साथ। देखिए, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड टूवर्ड्स द वेस्ट इज डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स नॉर्थ बाय द मैग्नेटिक फील्ड। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, व्हाट इट सेज कि एक धनावेशित चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, जिसे हम कहां भेज रहे हैं? वेस्ट की ओर, टूवर्ड्स द वेस्ट। ठीक, अब यहां पर देखें कि किया क्या जा रहा है और पूछा क्या जा रहा है। तो इसमें हमको देखना है सबसे पहले कि जो किया जा रहा है वो है क्या? एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। अब इस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को हम लोग भेजेंगे कहाँ? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड टूवर्ड्स वेस्ट, पश्चिम की ओर भेजा जा रहा है। डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स नॉर्थ बाय मैग्नेटिक फील्ड, कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से नॉर्थ की तरफ चला गया। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो फिर से हम देखें कि हमारे पास हुआ क्या कि एक पॉजिटिवली चार्ज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो पश्चिम की ओर जा रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, तो यहाँ पे हम लगाएंगे क्या? लेफ्ट हैंड रूल। ये क्या कहता है कि अगर हमारे पास पर्टिकुलर डायरेक्शन है, करंट है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो हम उसे निकालेंगे कैसे? हाउ टू सॉल्व दैट? तो लगाया जाए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो कह रहा है कि हमारे पास जो चार्ज की डायरेक्शन है तो ये बताता है FBI। तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स किधर है? मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स कह रहा है नॉर्थ की तरफ है। तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स नॉर्थ की तरफ हो गया। तो हम लोग पेपर पे कैसे बनाएंगे? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो ये कह रहा है कि पहला तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है? जो फोर्स लग रहा है, फोर्स एक्सपीरियंसेस टूवर्ड्स नॉर्थ। क्यों? कह रहा है डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स नॉर्थ। जिधर फोर्स लगेगा उधर डिफ्लेक्ट हो गया। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल क्या दिया है? करंट की डायरेक्शन। तो हमको F और क्या पता है? B। तो B चाहिए हमको, I पता है। तो ये हो गया ये। तो ये किधर होगा? इधर से देखें तो यहां पर हमको क्या दिख रहा है? पहला जो फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, एक्टिंग अपवर्ड डायरेक्शन इज फोर्स। तो फोर्स की डायरेक्शन हमको मिल गई। दूसरा हमारे पास ये सेकेंड फिंगर बताता है मैग्नेटिक फील्ड और ये बताएगा करंट की डायरेक्शन। तो करंट किधर है? टूवर्ड्स वेस्ट, पश्चिम की ओर। तो पश्चिम की ओर करंट की डायरेक्शन है। करंट की डायरेक्शन को पश्चिम की ओर रखा जाए। ठीक, तो करंट की डायरेक्शन को पश्चिम की ओर करने के लिए हम क्या करें? ऐसा करें, नॉर्थ, करंट की डायरेक्शन पश्चिम की ओर हो गई। अब ये क्या बताएगा? बाहर की ओर। तो ये क्या ऑप्शन सही हुआ? ऊर्ध्व दिशा में, इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो इसमें हम लोग लगाते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। व्हाट इट सेज, अकॉर्डिंग फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, स्ट्रेच योर फर्स्ट 3 फिंगर्स एज दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अपने बाएं हाथ की इन 3 उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि ये एक दूसरे के लंबवत हों। ये उंगली बल की दिशा, अंगूठा, थंब डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फर्स्ट फिंगर्स, तर्जनी उंगली, इंडेक्स फिंगर, ये हमको क्या बताएगा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और ये मध्यमा उंगली, मिडिल फिंगर विल टेल अस द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो हमको यहाँ पर करंट वेस्ट की तरफ पता था, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ कह रहा है। तो ये किधर डायरेक्शन हो गया? आउटसाइड द पेज। तो हम क्या बोलेंगे? ऊर्ध्व दिशा में। अब हमने इसको ऐसा क्यों लिया? इसके पीछे क्या रीज़न है? ऐसा क्यों किया गया? इसके पीछे बड़ा सिंपल सा रीज़न, हम इसको ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हर जगह डायरेक्शन में हमको कन्फ्यूज़न हो सकती है। तो इसके करने का सही तरीका यही है कि हम क्या करें? पेज का नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट तो हमेशा वही रहने वाला है, उसी के अकॉर्डिंग निकालें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा आसानी से हम उससे निकाल पाएंगे। आगे देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन। सन इमिट्स एनर्जी इन फॉर्म ऑफ, sun emits energy in form of electromagnetic radiation. The following help into the generation of solar energy. Arrange them in the right sequence being from the starting of the cycle. कह रहा है सूर्य विद्युत चुंबकीय किरणों के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। सौर ऊर्जा में उत्पादन में निम्नलिखित मदद करते हैं।
चक्र की शुरुआत से ही चक्र के सही क्रम को व्यवस्थित करें। तो पहला, हाइड्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू हीलियम एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये क्या है तो सही स्टेटमेंट, गलत नहीं है, सही गलत नहीं हमको बताना है। यहां पे क्या करना है, उनको सही ऑर्डर में रखना है। दूसरा, द एनर्जी फाइंड इट्स वे टू सन सरफेस, जो सूर्य से आने वाली ऊर्जा है वो अपना रास्ता प्राप्त करती है। अ वास्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी इज जनरेटेड बाय न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन से दो नाभिक मिल करके हमको ढेर सारी एनर्जी देते हैं। तो सबसे पहले एनर्जी आई कहाँ से, तो एनर्जी कहाँ से आएगी, नाभिकीय संलयन से। तो सबसे पहले क्या होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होगा, हाइड्रोजन को बहुत अधिक तापमान और दबाव में हीलियम में बदल दिया जाता है। तो बहुत हाई टेम्परेचर पे सबसे पहला होता है ये। तो सबसे पहले क्या होने वाला है, हाइड्रोजन हाई टेम्परेचर पे है, तो हाइड्रोजन को हम हाई टेम्परेचर पे बदलते हैं, हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे। तो सबसे पहला स्टेटमेंट ये है, पहला सबसे पहले इसको करना होगा। दूसरा, अ वास्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी इज जनरेटेड बाय द न्यूक्लियर। तो हमारे पास फर्स्ट 3 दो स्टेटमेंट पता चल गए। तो तीसरा अपने आप पता है कि वो आखिरी में आने वाला है, फिर भी देख लेते हैं। वास्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी जनरेटेड बाय न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन से जो एनर्जी हमने जनरेट किया है वो क्या होगा, फिर वो एनर्जी फाइंड द वे फॉर सन सरफेस, वो सूर्य के सतह से अपना रास्ता प्राप्त करके हमारे पास तक आ जाती है। सूर्य ऊर्जा की सतह से अपना रास्ता खोजती है और ढूंढते हुए हमारे पास आ जाती है, फाइंड द वेज। तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हुआ, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखा जाए, अ पार्टिकल इज मूविंग फ्रीली देन इट्स, एक कण स्वतंत्र रूप से घूम रहा है, फिर इसके काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन शून्य, ग्रेटर देन 0, गतिज ऊर्जा 0 से ज्यादा होगी। सही है, अगर कोई भी पार्टिकल है मीन्स उसका कुछ मास होगा। अब अगर उसका कुछ मास है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी उसकी, हाफ mv², और वो स्वतंत्र रूप से घूम रहा है। पार्टिकल इज मूविंग फ्रीली, इट मीन्स इट हैड सम वेलोसिटी। ठीक, अ पार्टिकल इज मूविंग फ्रीली, इसका मतलब उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी उसकी कैसी होगी, ग्रेटर देन 0। पोटेंशियल एनर्जी इज ग्रेटर देन 0 एंड काइनेटिक एनर्जी इज लेस देन 0। कह रहा पोटेंशियल एनर्जी हो लेकिन काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो। फिर पोटेंशियल एनर्जी इज लेस देन 0 एंड काइनेटिक एनर्जी इज ग्रेटर देन 0। पोटेंशियल एनर्जी उसका 0 से कम होता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी हो। तो अब हम यहाँ से हमको ये तो पता है कि काइनेटिक एनर्जी इज ग्रेटर देन 0, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्यों लेस देन 0 होगी, कोई उसका पोजीशन तो दिया नहीं है, इस वजह से पोजीशन को यहाँ से हम प्रिडिक्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमारे लिए पहला ऑप्शन कौन सही हो गया, पहला ही, काइनेटिक एनर्जी हमेशा शून्य से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एट टाइम t इज गिवन बाई x। कह रहा है कि अब हमको यहाँ पर एक पार्टिकल है जिसका दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट। अब इनके बारे में देखें थोड़ा सा। x इज इक्वल्स टू ai कैप बी टी जे कैप प्लस c/2 t² k कैप, where a b c are the positive constant, then the particle is accelerated along k, accelerated along minus k direction, accelerated along z, deaccelerated a। अब देखें कि i j k में सबसे पहले हम बात करें डायरेक्शन की, फिर उसके बाद देखेंगे कि रिटार्डेशन है कि वो एक्सेलरेशन है। तो हम इनको क्या करें, 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्यों, डी डी एक्स करेंगे तो क्या मिल जाएगा, डी डी टी ऑफ एक्स करेंगे तो हमको वेलोसिटी मिल जाएगा। अब इसको भी एक बार डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए, अगेन डी डी टी कर दिया जाए तो हमको क्या मिल जाएगा, डी डी टी ऑफ वी इज एक्सेलरेशन। तो 2 बार एक्सेलरेट करेंगे, पहली बार में ये 0, दूसरी बार में ये 0 हो जाएंगे। कैसे करके देख लेते हैं। x इज इक्वल्स टू ए आई कैप प्लस बी टी जे कैप प्लस c/2 t² k कैप। डिफ्रेंशिएट किया जाए, डी डी टी ऑफ x क्या मिल जाएगा, यहाँ पर इनके पास t नहीं है तो ये 0 हो जाएगा। वेलोसिटी क्या मिलेगी हमको, बी जे कैप प्लस c t k कैप, ये मिल गया हमको वेलोसिटी।
अब वेलोसिटी को भी एक बार डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए तब क्या मिल जाएगा, 0 प्लस ये क्या मिल जाएगा, c के जगह पे c ही रहेगा, कांस्टेंट है ये, t डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, हमको क्या मिला, c k कैप। और यहाँ पर हमको दिया गया है c धनात्मक है, c इज ABCR पॉजिटिव कांस्टेंट। तो क्या मिला हमको, k की वैल्यू पॉजिटिव मिली, मीन्स एक्सीलरेशन अलोंग k डायरेक्शन, k की दिशा के साथ त्वरित होगा, एक्सीलरेटेड मोशन होगा और उसका एक्सीलरेशन किधर होगा, k में। एक्सीलरेशन कितना है, c की जो वैल्यू होगी वही उसका एक्सीलरेशन होएगा। अब देखा जाए नेक्स्ट, ग्रेविटेशन फोर्स शेयर्स अ कॉमन फीचर, ग्रेविटेशनल फोर्स शेयर्स अ कॉमन फीचर विथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कह रहा है गुरुत्वाकर्षण बल विद्युत चुंबकीय बल के साथ एक कॉमन फीचर है, उसके अंदर एक सिमिलर चीजें हैं, जैसा बिटवीन मैसिव एंड न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स। तो न्यूट्रल पर ग्रेविटेशन तो लग सकता है, मास का है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स न्यूट्रल पे नहीं लगेगा। दूसरा, चार्ज बिटवीन आवेशित वस्तुओं के बीच, बिटवीन चार्ज ऑब्जेक्ट, अ शॉर्ट रेंज बहुत कम दूरी तक लगने वाले बल हैं, दे आर लॉन्ग रेंज फोर्सेस, लंबी दूरी तक लगने वाले हैं। तो अब देखें हमारे पास पहला है बिटवीन मैसिव एंड न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, बड़े पैमाने पर और तटस्थ वस्तुओं के बीच। ठीक, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और मैग्नेटिक फोर्स है वो बहुत कम दूरी तक लगे, जैसे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ बहुत दूरी तक लगता है, इनवर्स स्क्वायर रूल फॉलो करते हैं, इसका मतलब ये दोनों ही लॉन्ग रेंज फोर्स है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक, तो यहाँ पर हमको क्या पता चला, यहाँ पर हमने जो फाइंड किया वो क्या है कि जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कैसा फोर्स है, लॉन्ग रेंज फोर्स है। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्प्रेड इन कलर्स इन रेनबो ऑन द स्काई इज प्राइमरीली ड्यू टू। आकाश में एक इंद्रधनुष में रंगों का प्रसार मुख्य रूप से होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें ढेर सारे कॉन्फ्लिक्ट्स भी आते हैं, इनको देखते हैं। द स्प्रेड इन कलर्स इन अ रेनबो ऑन द स्काई इज प्राइमरीली ड्यू टू। आकाश में एक इंद्रधनुष में रंगों का प्रसार मुख्य रूप से होता है। सूरज की रोशनी का फैलाव, डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट, ये भी एक कारण हो सकता है। ठीक, तो इसे हम डिस्पर्जन को वर्ण विक्षेपण लिख सकते हैं। डिस्पर्जन कैन बी रिटन एज वर्ण विक्षेपण। अब देखें, डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट और रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट, सूर्य के प्रकाश का परावर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट, सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन, सूर्य के प्रकाश का कुल आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट। तो जो प्राइमरीली सबसे पहला रीजन है वो है डिस्पर्जन ऑफ लाइट, क्योंकि डिस्पर्जन ही है जो व्हाइट लाइट को 7 कलर्स में स्प्लिट करता है। क्यों? क्योंकि सनलाइट का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होता है। रेनबो के लिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वहां पर 2 टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होते हैं जिसकी वजह से हमको वो दिखाई देता है। पहला प्राइमरी, जैसे ही सनलाइट वाटर ड्रॉप्स पर पड़ती है तो उसका कुछ पार्ट वहां से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण उसी में रह जाता है, तो वो उसी वाटर ड्रॉप के वॉल पे ही कुछ रेनबो 7 कलर्स को अलग अलग करता है, जिसे हम प्राइमरी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और जब वो उस वाटर ड्रॉप से बाहर आता है फिर से उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है और वो बनाता है कहाँ पे, बादलों पे, और उसे तब हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी रेनबो। हमको जो दिखता है ब्राइट रेनबो वो सेकेंडरी रेनबो होता है। जो 7 रंग हमको दिखाई देते हैं रेनबो हम देखते हैं वो सेकेंडरी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है। लेकिन जो प्राइमरी सबसे मेन रीजन है वो प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त हो जाना। द टर्म एल्बेडो इंप्लाइज द, एल्बेडो शब्द का अर्थ है सौर विकिरण को अवशोषित करने का क्षमता, कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब सोलर रेडिएशन। इनको ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, एल्बेडो इस वर्ड का हम अर्थ जानना चाहते हैं। कैपेसिटी टू मॉडिफाई द पाथ ऑफ सोलर रेडिएशन प्रोपोर्शनल टू द शॉर्टर वेव सोलर रेडिएशन रिफ्लेक्ट बाय ए सरफेस।
अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन रिटर्न टू एयर बाय अ सरफेस। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये क्या है, एल्बेडो जो टर्म है इसका मतलब होता है, एल्बेडो मीन्स दैट मीन्स कि कितना वहां से जो लाइट है वो पहुंचा और कितना रिफ्लेक्ट होकर के वापस आया। एक सतह से सौर विकिरण की मात्रा जो रिफ्लेक्ट होकर के वापस आ जाए, तो वही बताता है अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन रिटर्न टू एयर बाय अ सरफेस। कोई एयर से लाइट वहां तक पहुंची, रिफ्लेक्ट होकर के वापस आ गई, तो वहां पे गया, रिफ्लेक्शन के बाद वापस आया। सो बड़े सिंपल है, अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन रिटर्न टू एयर बाय द सरफेस। नेक्स्ट देखा है, प्रेसबायोपिया इज अ विजुअल डिफेक्ट कॉज्ड बाय। जरा दृष्टि दोष एक दृष्टि दोष है जो कि किस वजह से होता है, हमको ये बताना है। जरा दृष्टि दोष होता क्या है, तो हम लोगों ने पढ़ा है, ह्यूमन आई में देखा था। ह्यूमन आई में क्या है, प्रेसबायोपिया, ये जनरली सीनियर पर्सन्स में होता है, ओल्ड एज में होता है। ये इसका कारण होता है कि जो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ हमारे सिलियरी मसल की फ्लेक्सिबिलिटी है वो लेंस को जल्दी से फोकस नहीं कर पाती हैं। मीन्स उनको क्या है, लेंस गेंद में वृद्धि हो जाती है, इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, शॉर्टेंड कर्वेचर ऑफ आई बॉल, नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाए, वीकेंड ऑफ सिलियरी मसल, सिलियरी मांसपेशियों का कमजोर होना। ठीक, तो ये क्या है, वीकेंड ऑफ सिलियरी मसल्स, आंख धीरे धीरे कमजोर हो जाती है, सिलियरी मांसपेशियों का कमजोर होना। एज के साथ, एक बढ़ती उम्र के साथ हम क्या देखेंगे कि जो हमारी आंख है, आंख के जो लेंसेज हैं, अगर हम ह्यूमन स्ट्रक्चर देखें थोड़ा सा इस तरीके से, तो हमारा ह्यूमन आई कुछ ऐसा होता है, कुछ इस तरीके से ह्यूमन आई, जो सिलियरी मसल्स के हेल्प पे, ये लेंस है हमारा आई लेंस, जो विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल्स यहाँ पे बंधा होता है। तो ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास सिलियरी मसल्स, सिलियरी मसल्स, सिलियरी मसल्स सिलियरी मांसपेशियों की सहायता से बंधा होता है। ओल्ड एज में ये जो सिलियरी मसल्स हैं ये वीक हो जाती हैं। इनके वीक होने के साथ, चूंकि ये वीक हो जाती हैं, इस वजह से हम क्या देखते हैं कि जो हमारे लेंस है, लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी वीक हो जाती है। तो अगर लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी कम हुई तो इसका मतलब हम आसानी से फोकस नहीं बदल पाएंगे। इस दृष्टि दोष में व्यक्ति को ना ही पास और ना ही दूर, दोनों ही अवस्थाओं में उसको क्लियर नहीं दिखाता है। पास की भी चीजें क्लियर नहीं दिखाई देंगी, दूर की चीजें भी उसे क्लियर नहीं दिखाई देंगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ब्यूटीफुल रेनबो ऑन द स्काई इज ड्यू टू डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट फ्रॉम द वाटर ड्रॉपलेट। अब ये प्राइमरी की बात नहीं कर रहा, अब ये पूरे की बात कर रहा है। आसमान पर एक खूबसूरत इंद्रधनुष होने का कारण डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट फ्रॉम अ वाटर ड्रॉपलेट्स ओनली, reflection of sunlight from a water droplet only, reflection and refraction of sunlight from a water droplet, refraction, dispersion and reflection of sunlight from a water droplet। तो refraction में क्या होता है, refraction की वजह से dispersion होता है, तो refraction और dispersion भी हो गया। reflection of sunlight from water droplet, total internal reflection भी तो होता है। ठीक, तो यहां पर ऑप्शन डी इज करेक्ट। पानी की छोटी बूंद से सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है। तो उसमें ये तीनों ही चीजें हो रही हैं जिसकी वजह से वो बनता है। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है डी। अगला देखा जाए, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट में बी असाइंड बाय यूजिंग न्यूटन्स। कह रहा है किसी भी वस्तु का भार न्यूटन के किस नियम से निकाला जा सकता है। न्यूटन के गति का पहला नियम, दूसरा नियम, तो हम इसको न्यूटन के दूसरे नियम से निकालते हैं। क्यों, व्हाट इज फोर्स, व्हाट इज वेट, दैट आर सिमिलर। मीन्स किसी वस्तु का भार कितना है, m/g, तो हमको कहना चाहिए तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से आया, mg, यही तो होता है ना वेट, दोनों का यूनिट न्यूटन। ठीक, लेकिन याद रखें मेजरमेंट ऑफ फोर्स इज गिवन बाय न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ये हमको बताता है उन दोनों के बीच में फोर्स कितना लगेगा। ठीक, लेकिन अगर वो बॉडी एक्सेलरेटेड है तो उसका वेट बदल जाएगा। सो हम कहाँ से निकालेंगे, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन।
वस्तु का भार न्यूटन के द्वितीय नियम से निकालेंगे। विच वन एमंग द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दैट कैन नॉट बी चार्ज। निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत रसायन सेल है जिसे चार्ज नहीं किया जा सकता है? ठीक, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, स्टोरेज सेल, प्राथमिक सेल। प्राइमरी सेल्स होते हैं जिसे हम यूज एंड थ्रो, जैसे जो आप घड़ी में लगाते हैं, जनरली कुछ टार्चेज में हम लोग यूज करते हैं, उसे क्या करते हैं रिमोट्स में यूज करते हैं। यूज किया, कुछ टाइम तक चलते हैं वो, जैसे ही वो डिस्चार्ज हो जाते हैं फिर उनको निकाल करके हम क्या कर देते हैं, थ्रो बैक कर देते हैं, फिर वो हमारे पास नहीं रहते हैं। तो हम यहाँ पर क्या देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत सेल जिसे चार्ज नहीं किया जा सकता, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो, तो वो सेल कौन सा है? प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल है जिसे हम यूज एंड थ्रो में यूज करते हैं। सेकेंडरी, बाकी जो एग्जाम्पल दिए गए हैं ये सेकेंडरी सेल के एग्जाम्पल है, मीन्स दे आर रिचार्जेबल। तो हम लोग दो तरीके की बैटरी यूज करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या होगा, अगर हम प्राइमरी सेल्स की बात करें तो प्राइमरी सेल क्या करेगा, प्राइमरी सेल क्या करेगा, यहाँ पर केवल यूज एंड थ्रो यूज करेंगे, फेंक देंगे। दूसरे सेल की हम बात करें, दूसरा जो कह रहा है वो क्या है, सेकेंड, वो रिचार्जेबल है, सेकेंडरी सेल है। हमने सेल लिया, जैसे मोबाइल का है, लैपटॉप की बैटरी, हम बार बार उसे चार्ज करते हैं, यूज करते हैं, तो वो कैसा है, वो सेकेंडरी सेल है। वन फील्स हैवियर इन अ लिफ्ट व्हेन द लिफ्ट में बैठने पर एक व्यक्ति भारी महसूस करता है। ऐसा कब होगा? गोइंग डाउन स्टेडली। तो हमको पता है जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव करता है तो उसका वेट W क्या हो जाता है, mg+a। जस्ट बिगिंस टू गो अप, जस्ट मूविंग अप स्टेडली, डिसेंड फ्रीली। अब कह रहा है कि वो क्या कह रहा है, लगातार नीचे जा रहा है, तो नीचे जाएगा तो उसका वेट कम होगा। ठीक, वो भारी महसूस कर रहा है, बस ऊपर जाना शुरू करता है, लगातार बढ़ता रहता है, स्वतंत्र रूप से उतर रहा है। ठीक, अब देखें कि जब मूविंग स्टेडली, तो ये क्या कह रहा है कि बढ़ता जा रहा है, अगर स्टेडली बढ़ेगा, ठीक, तो जब मोशन एक्सिलरेटेड होगा तो उसका वेट ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर हम देखें कि मोशन किस में एक्सिलरेटेड होगा, जस्ट बिगिंस टू गो अप, जैसे ही वो चलेगा तो वहाँ पर एक्सिलरेशन ज़रूर होगा। अगर हम कह रहे हैं कि वो ऊपर जा रहा है तो हो सकता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा हो। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जाते हुए हमको जो हमारा भार है वो वही एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्सिलरेशन विल बी 0। बट सेकेंड अगर हम देखें, जस्ट बिगिंस टू गो अप, जैसे ही चलना शुरू करेगा, दैट मीन्स कि उसके पास एक्सेलरेशन होगा, इसका मतलब वो क्या करेगा, भार उसका क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अगर वो नीचे आ रहा होगा, जैसे हम फ्री फॉल आते हैं तो क्या हो जाता है, जब नीचे आते हैं तो W = mg-a हो जाता है, इस वजह से हमको भार कम होता है। और जब हम फ्री फॉल करते हैं तो हम भारहीनता का अनुभव करते हैं। क्यों? उस समय ये जो स्मॉल a है ये g के बराबर हो जाता है, तो टोटल वेट हमारा नेट वेट 0 हो जाता है। तो नेट वेट 0 है तो हमको एक्सपीरियंस होने वाला वेट 0 है। कोई भी हमको, हमारे ऊपर जो फोर्सेस हैं वो नहीं लगते हैं, तो हमको स्वतंत्र रूप से गिरता हुआ वस्तु भारहीनता का अनुभव करता है। A freely falling object experiences weightlessness. A swinging pendulum has its maximum acceleration at. एक लटकते हुए लोलक में अधिकतम गति होती है झूले के नीचे, झूले के दोनों छोर पर, स्विंग पर हर बिंदु पर, पेंडुलम पर कोई विशेष भाग नहीं। कह रहा है स्विंगिंग पेंडुलम हैज इट्स मैक्सिमम एक्सेलरेशन एट द बॉटम ऑफ द स्विंग, नीचे जमीन पे, या एट द टू एक्सट्रीमिटीज ऑफ द स्विंग, झूले के, जैसे मान लें कि हमारे पास ये झूला है, लटकते हुए लोलक में अधिकतम गति होएगी। तो अब हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये लोलक है, ठीक, अब ये यहां जाता है फिर यहां आता है, तो इसके पास ये दो एक्सट्रीम पॉइंट होंगे, ठीक, दो छोर हैं इसके। तो कह रहा है टू एक्सट्रीम पॉइंट स्विंग एवरी पॉइंट ऑफ द स्विंग नो पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ द पेंडुलम।
तो ये कहाँ पे होगा, यहाँ पर मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। क्यों मीन पे वेलोसिटी क्यों मैक्सिमम होगी? अब देखें यहाँ पर जब हम इधर से जाते जाएंगे तो यहाँ पे इसका क्या मैक्सिमम होगा, पोटेंशियल एनर्जी इसका मैक्सिमम होने वाला है। अब ये मैक्सिमम पॉइंट पे रुक जाएगा जा करके, तो जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे रुक जाने वाला है, तो जब हाईएस्ट पॉइंट पे जाके रुक जाएंगे इसका मतलब इनके पास काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, तो यहां पर तो नहीं हो सकता है। फिर जैसे जैसे ये नीचे आते जाएंगे वहां से इधर, तो इनकी काइनेटिक जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक में चेंज हो जाएगी। तो जब सबसे नीचे पहुंचेंगे तो काइनेटिक एनर्जी फिर सबसे ज़्यादा होगी, तो इनके पास यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। क्यों? इसके बाद फिर ये ऊपर जाने लगेंगे, फिर काइनेटिक पोटेंशियल में चेंज होने लगेगा। सो हम क्या बोलेंगे, द बॉटम ऑफ द स्विंग। सही आंसर क्या है, झूले के नीचे। ये जो हमारा पेंडुलम है, एक्चुअल में पेंडुलम का जो बॉटम होगा, जिसे हम लोग मीन पोजीशन कहते हैं, माध्य बिंदु होगा, वहां पर उसके लिए ये सबसे ज्यादा होगा। फिर देखें, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट थर्मल कंडक्टिविटी इज करेक्ट। तापीय चालकता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक, तो ये क्या कह रहा है, कंडक्टिविटी का स्टेटमेंट किस में सबसे ज्यादा होगा, तो स्टील में सबसे ज्यादा होगी कंडक्टिविटी, फिर वाटर में, फिर वुड में। स्टील की कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा, फिर वाटर की, फिर वुड की। तो कंडक्टिविटी जो है देखें तो स्टील क्या है, एक मेटल है जिसके पास हीट आसानी से कंडक्ट करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है। दूसरा है हमारे पास वाटर, जो कैसे एक जगह से दूसरी जगह हीट कंडक्ट करता है। तो दूसरा है हमारे पास वाटर है, वाटर में कन्वेक्शन प्रोसेस के थ्रू जाता है, जबकि लकड़ी जल जाता है लेकिन हीट का ट्रांसमिशन नहीं करता है। अगला देखा जाए, द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन इन द सन रिक्वायर्स। सूर्य में परमाणु संलयन की प्रक्रिया आवश्यक होती है। परमाणु संलयन की प्रक्रिया के लिए क्या आवश्यक होता है? द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन इन द सन रिक्वायर्स को क्या आवश्यकता होगी? सूर्य में परमाणु संलयन की प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। क्या चाहिए उसको, कब होगा? तो उसके लिए देखा जाए कि कब होगा ये। द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन इन द सन रिक्वायर्स एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड वेरी हाई प्रेशर। पहला ही सही है, इसको हम लोग अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था ना, ठीक, कि सन के लिए क्या चाहिए, तो वेरी हाई टेम्परेचर एंड वेरी हाई प्रेशर, बहुत अधिक तापमान और बहुत अधिक दाब पर ऐसा होता है। Which one among the following is true representation of a variable DC potential? दूसरा रियोस्टेट एंड तीसरा AC अमीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक, अब देखें कि सबसे पहला हमको जो चाहिए वो क्या है, वेरिएबल पोटेंशियल। रियोस्टेट भी होना चाहिए उसमें, और क्या होना चाहिए, AC अमीटर। तो पहला वेरिएबल डीसी, तो ये एरो बताता है वेरिएबल को, ये रियोस्टेट को बताता है, ये अमीटर को बताता है। और देखें किसी में और तो ऐसा नहीं दिख रहा है। ठीक, यहां पर दिख रहा है अमीटर, ये भी क्वाइट सिमिलर है, ये भी वेरिएबल शो कर रहा है, लेकिन इसमें जो हमको दिख रहा है यहां पर सीधी लाइन बनी हुई एम्पियर मीटर के नीचे, मतलब वो क्या बता रहा है, कांस्टेंट। यहां पर क्या बता रहा है, यहां पर अमीटर के नीचे ऐसी लाइन बनी हुई है जो AC को रिप्रेजेंट करता है। मींस सबसे पहला क्या पूछ रहा है, वेरिएबल DC पोटेंशियल वेरिएबल, रियोस्टेट मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस, वो भी मिल गया। AC अमीटर रिप्रेजेंट्स, AC अमीटर में ये सिंबल होना चाहिए, इसका मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, AC अमीटर। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। The India distribution of electricity for domestic purpose is done in form of। भारत में घरेलू प्रयोजन के लिए बिजली वितरण के रूप में किया जाता है। किस फॉर्म में करते हैं हम इसे, 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज, 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज।
ठीक, तो इसे हम क्या करें, यहाँ पर 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज। तो यहाँ पर हम लोग देखें इन्हें, ये होता है HG नहीं HZ, यहाँ पर HZ 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज। तो यहाँ पर जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, तो हम इंडियन सप्लाई करते हैं कितने पर, 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज। अब ये कैसे पता चले हमको कि कैसे सप्लाई होता है, तो ये आपने पढ़ा भी होगा, अदरवाइज अपने घर का कोई भी डिवाइस का इनपुट करंट देखेंगे कि उसको कितना इनपुट करंट चाहिए। मोबाइल चार्जर है, एडाप्टर्स है, उस पर लिखा रहता है इनपुट, क्योंकि वो कन्वर्ट करता है करंट को। तो वहाँ पर हम क्या देख सकते हैं कि ये क्या करेगा, 50 हर्ट्ज होगा तो 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। तो हम यहाँ पर देख पाएंगे कि वो कितने पे 50 हर्ट्ज पे सप्लाई करता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे देखा जाए, द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज अप्रोक्सीमेटली, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है लगभग कितना, 1 टेस्ला, 1 टेस्ला 10 टू द पावर 4 गॉस, या 10 टू द पावर 4 टेस्ला, 1 गॉस 2 गॉस। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 10 टू द पावर 4 टेस्ला एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अर्थ देता है। दूसरा देखें, येलो कलर लाइट इज यूज्ड फॉर फॉग लाइट बिकॉज येलो कलर, पीले रंग के प्रकाश का उपयोग कोहरे में प्रकाश के रूप में किया जाता है, क्योंकि पीला रंग, लाइट इज मोस्ट स्कैटर्ड बाई फॉग इसे सबसे ज्यादा फैलाती है। लाइट हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एमंग ऑल कलर्स, सभी रंगों में से लंबी तरंग दैर्घ्य होती है, सबसे लंबा तरंग दैर्घ्य तो रेड का होता है। हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एमंग ऑल द कलर एक्सेप्ट रेड ऑरेंज, but the red color is already used for brake light and stop light, whereas orange color is avoided due to similarity with red। ये सही आंसर है। कह रहा है लाल रंग जो हमारे पास है, तो हम लोग देखें विबग्योर, तो हमने ये किस पे लिखा है, असेंडिंग ऑर्डर है, मतलब हम ऐसे करें तो इसकी जो वेवलेंथ है लैम्डा फॉर वायलेट वो क्या होगा, कम होगा लैम्डा फॉर रेड से। तो ये क्या हुआ, सबसे ज्यादा किसका है, रेड का। तो यहां से हम चलेंगे तो इसका सबसे ज्यादा होगा, तो इसका सबसे ज्यादा है, तो उसके बाद ऑरेंज सिमिलर है, तो हम लोग रेड यूज कर रहे हैं, ऑरेंज यूज कर रहे हैं, फिर येलो। तो जो हमारे पास लीस्ट डेविएटेड होगा, क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा है, तो ज्यादा तो सबसे ज्यादा रेड की है, रेड क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारे पास लाल लाइट है, रेड प्रकाश, उसे हम पहले ही ब्रेक लाइट, डेंजर, सिग्नल, स्टॉप, रुकने के लिए यूज कर चुके हैं। तो फिर ऑरेंज यूज करना चाहिए था, ऑरेंज क्यों नहीं यूज किया गया। ऑरेंज क्वाइट सिमिलर है रेड से, लगभग मिलता जुलता कलर है, तो कंफ्यूजन ना हो लोगों के, कोई ब्रेक है आगे, कोई डेंजर है, इस वजह से हमने ऑरेंज नहीं यूज किया। फिर हमने यूज क्या किया, येलो, क्योंकि येलो का वेवलेंथ ज्यादा है, मींस रेड के बाद सबसे कम स्कैटर होने वाला यही है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखें, अ हॉट ऑब्जेक्ट लूजेज हीट टू इट्स सराउंडिंग इन द फॉर्म ऑफ हीट रेडिएशन। कह रहा है हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, हॉट ऑब्जेक्ट होगा, एक ऑब्जेक्ट है, लूजेज हीट टू इट्स सराउंडिंग इन द फॉर्म ऑफ हीट रेडिएशन, द रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी। इट सेज कि हमारे पास क्या है यहाँ पे, अ हॉट ऑब्जेक्ट लूजेज इट्स सराउंडिंग हीट, एक गर्म वस्तु उष्मा विकिरण के रूप में अपनी उष्मा को क्या करती है, खो देती है, दे देती है किसी को। उष्मा ह्रास की दर निर्भर करता है वस्तु के तापमान पर, टेम्परेचर पर, आसपास के तापमान पर, टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, जो हमारे आसपास चीजें हैं उन पे डिपेंड करेगा, या किस पे डिपेंड करेगा, वस्तु और उसके परिवेश के बीच का तापांतर पे, वस्तु और उसके परिवेश के औसत ताप पे। तो टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स सराउंडिंग जो डिफेंड करता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन के शीतलन नियम के अनुसार, द रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द सराउंडिंग।
किसी भी वस्तु और उसके वातावरण के सापेक्ष उसमें जो तापांतर होता है उस पर डिपेंड करता है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स सराउंडिंग पर डिपेंड करता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना हीट रेडिएट करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक गिलास में आप पानी रखिए 10 डिग्री सेल्सियस का, उसी के पैरेलली आप एक 50 डिग्री सेल्सियस का चाय रख दीजिए, आप देखेंगे पानी के कंपैरिजन में चाय जल्दी ठंडा हो जाएगा, बिकॉज द टेम्परेचर डिफरेंस, उसका वायुमंडल के सापेक्ष जैसा तापांतर होता है उसके अनुसार हम इसे देख पाते हैं। द मिरर यूज्ड फॉर द हेडलाइट ऑफ अ कार, कह रहा है कार के मिरर हेडलाइट में हम यूज करते हैं, कार के हेडलाइट के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला दर्पण मिरर। तो कार के हेडलाइट में हम ग्लास यूज करते हैं या मिरर यूज करते हैं, यह भी एक क्वेश्चन है। ठीक, तो वो जो हेडलाइट के सामने ग्लास लगाते हैं ट्रांसपेरेंट, उसकी बात नहीं कर रहा है, वो कर रहा है अगर हम देखें किसी भी कार की हेडलाइट होती है तो बल्ब यहाँ अगर लगा हुआ है कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके का बल्ब लगा है, तो यहाँ पर इसके पीछे एक उसका कवर होता है जिसमें यहाँ पर ग्लास लगाया जाता है। तो ये लाइट यहाँ से टकरा करके इधर जाएं तो यहाँ पर हम एक क्या लगा देते हैं, मिरर। ठीक, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस। वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होता है, बीम को पैरेलल बनाता है। तो पैरेलल कौन बनाएगा, स्फेरिकल कॉनकेव, गोलाकार अवतल, समतल, बेलनाकार, परवलिक अवतल। ठीक है, तो वो कैसा होता है, पूरा स्फेरिकल होता है क्या, पूरा स्फेरिकल नहीं होता है, वो परवलय जैसा होता है, तो पैराबोलिक कॉनकेव होता है वो। देखें कुछ इस टाइप का है ना ये। ठीक, स्फेरिकल होता तो ये ऐसा होता, ऐसा तो होता नहीं है वो, इसका मतलब ये कैसा है, पैराबोलिक कॉनकेव, परवलिक अवतल हम लोग यूज करते हैं। तो अवतलिक क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हम क्या चाहते हैं उसे, हम चाहते हैं कि वो कन्वर्जिंग लाइट बनाए, उसे क्या कर दे, इकट्ठा करे एक जगह पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आयरन बॉल एंड अ वुडन बॉल ऑफ द सेम रेडियस आर रिलीज्ड फ्रॉम अ हाइट h in vacuum. An iron ball and a wooden ball of same radius are released from a height h in a vacuum. The time taken to reach the ground will be. एक लोहे की गेंद और उसी त्रिज्या की एक लकड़ी की गेंद को निर्वात से h ऊंचाई पर छोड़ा जाता है, जमीन तक पहुंचने में लगने वाला समय। ठीक, रिलीज फ्रॉम हाइट h in a vacuum. The time taken to reach the ground will be equal for both. क्या कह रहा है, एन आयरन बॉल एंड अ वुडन बॉल ऑफ सेम रेडियस आर रिलीज्ड फ्रॉम हाइट h इन वैक्यूम। निर्वात में गिराए जाते हैं। तो निर्वात में g का वैल्यू क्यों साथ में गिरेंगे, बिकॉज वैल्यू ऑफ स्मॉल g, कैपिटल G, मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। यह वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर ही नहीं करता है। तो जब वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा तो सामान गिरेगा। तो फिर वैक्यूम का क्या मतलब है, तो अगर आप अर्थ सरफेस पर एक बॉल और एक चिड़िया का पंख गिरा दें तो आप देखेंगे बॉल जल्दी गिर जाएगा, चिड़िया का पंख तो बाद में गिरेगा। क्यों, हल्का है इस वजह से। तो अभी तो हल्का होने से गिरता, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो हम कह रहे हैं कि वो डिपेंड ही नहीं कर रहा है मास पे। जब वो मास पर निर्भर नहीं करता है, उसकी डिपेंडेंसी मास पे नहीं है, तो क्वाइट सिंपल है कि वो दोनों साथ में गिरते। तो साथ में क्यों नहीं गिरे, क्योंकि एटमॉस्फेयर में हमारे पास अपथ्रस्ट लगता है अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फुली और पार्शियली सबमर्ज्ड इन अ लिक्विड। आर्किमिडीज के अनुसार जब किसी वस्तु को पूर्णतया या आंशिक रूप से किसी द्रव में डुबाया जाता है तो उसके भार में कुछ कमी आ जाती है। मीन्स कमी कैसे आ जाएगा, अपथ्रस्ट फोर्स लगाता है वो। तो वैक्यूम में अपथ्रस्ट नहीं लगेगा, सो दोनों के लिए बराबर हो जाएगा ये। टेलीस्कोप आर प्लेस्ड इन अ स्पेस टू व्यू डिस्टेंस गैलेक्सी प्राइमरी टू। कह रहा है टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में दूर की आकाश गंगाओं को देखने के लिए मुख्य रूप से रखा जाता है, देखे जाने वाली वस्तु के करीब। अवॉइड द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट और अदर रेडिएशन इन द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। क्यों उसे हम पास क्यों रखते हैं, अवॉइड द लाइट पोल्यूशन फ्रॉम द अर्थ पोल्यूटेड एरिया, अवॉइड द
स्टीयरिंग ऑफ टेलीस्कोप अगेंस्ट द अर्थ मोशन, कह रहा पृथ्वी की गति के विरुद्ध दूरबीन को रखने के लिए। ठीक, यहाँ पे जो सही रीजन है, देखे जाने वाले वस्तु के करीब क्यों रखते हैं, गेट क्लोजर टू द टेलीस्कोप आर प्लेस्ड इन स्पेस टू व्यू डिस्टेंस गैलेक्सी प्राइमरीज, कह रहा आकाश गंगा में देखने के लिए हम क्यों रखते हैं। तो पहला कह रहा है गेट क्लोजर टू द ऑब्जर्व्ड ऑब्जेक्ट, देखे जाने वाली वस्तुओं के करीब, अवॉइड द एटमॉस्फेरिक लाइट, अवॉइड द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट और अदर रेडिएशन इन द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, जो अर्थ है वो कुछ उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, पृथ्वी में क्षेत्रों में प्रदूषण से बचने के लिए, ऐसा। तो देखे जाने वाली वस्तुओं के पास रखते हैं। कह रहा टेलीस्कोप आर प्लेस्ड इन स्पेस टू व्यू डिस्टेंस गैलेक्सी primarily to get closer to the observed object, avoid the light pollution from the earth polluted area, avoid the absorption of light or other radiation in the atmosphere of earth। ये सही है, वो लाइट को एब्सॉर्ब ना करे, कोई दूसरा मीडियम लाइट को इफेक्ट ना करे, इस वजह से हम ऐसा करते हैं। अगला देखा जाए, सोनार इज मोस्टली यूज्ड बाय, सोनार, ठीक, सोनार क्या है, साउंड एम्प्लीफिकेशन नेविगेशन एंड रैंगिंग। ठीक, सोनार साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, दो तरीके की चीज़ें हैं, सोनार और रडार। रडार भी ऐसा ही सिंपल है, रेडियो एम्प्लीफिकेशन डिटेक्शन एंड रैंगिंग, रेडियो एम्प्लीफिकेशन डिटेक्शन एंड रैंगिंग। और सोनार क्या है, साउंड एम्प्लीफिकेशन नेविगेशन एंड रैंगिंग। साउंड नेविगेशन में क्या करता है, साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। तो साउंड में हम देखें कि जो हमारे पास सोनार है, साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग, इसमें क्या होता है, इसे कौन यूज़ करते हैं, इसे हम लोग लिक्विड में यूज़ करते हैं, जल में यूज़ करते हैं। पानी के अंदर जब हम जाते हैं तब वहाँ पर क्या देखें कि वाटर सरफेस के अंदर हम कैसे, हमसे दूर पर कोई शिप आ गई, कोई दूसरी पनडुब्बी है, कोई किसी दुश्मन देश का जहाज है जो हमारे सीमा में अंदर प्रवेश कर गया है, तो हम इन सब को कैसे बैलेंस करेंगे, कैसे फाइंड आउट करें, कैसे, हमको पता ही नहीं चलेगा तो हम कैसे जान पाएंगे। तो उसे पता लगाने के लिए हवा में रडार और पानी के अंदर हम लोग सोनार यूज़ करते हैं। अब देखेंगे इसके लिए इसको यूज़ कौन करता है, इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं नेविगेटर्स, जो पानी के अंदर जाते हैं। ठीक, पानी के अंदर जो लोग जाते हैं वो इसका यूज़ करते हैं। ठीक, इसके लिए यहाँ पे नाविक सही नहीं होगा, डाइवर का मतलब गोताखोर होते हैं जो अंदर जाते हैं पानी के अंदर, वो सही होगा। ठीक, तो नेविगेटर्स हैं जो उसके बारे में सही सही देख पाते हैं। अ बकेट फुल ऑफ वाटर इज केप्ट इन अ रूम एट इट्स कूल्स फ्रॉम 75 डिग्री सेल्सियस टू 40। देखें, अभी जो पिछला क्वेश्चन रहा जिसमें हम लोगों ने देखा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, अब उसमें हम एक न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ दे दिया गया। क्वेश्चन वैसा ही सिमिलर है, क्या कह रहा है कि रेट ऑफ कूलिंग किस पे डिपेंड करेगी। तो रेट ऑफ कूलिंग हम लोगों ने देखा टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करेगी। इसमें देखें, अ बकेट फुल ऑफ वाटर इट केप्ट एन रूम कूल्स फ्रॉम 75 टू 40 इन टाइम T1। ठीक, ये एक टाइम है हमारे पास T1, जिसमें ये क्या हो गया, पूरा 75 से 40 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा हो गया ये। फिर कह रहा है T1 मिनट्स, फ्रॉम 72 टू 65 टाइम T2 लगा, एंड 65 टू 60 कितना टाइम लगा, T3। तो यहां बड़ा सिंपल सा है कि यहां पर टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा है। ठीक, तो 75 से 40, 75 से 40 डिग्री ठंडा होने में जो टाइम लगा है वो है T1। तो सबसे बड़ा टाइम जो होने वाला है वो क्या है, T1 सबसे बड़ा टाइम होगा यहाँ पर। तो T1 सबसे बड़ा किस में दिया हुआ है, एक ही ऑप्शन है जिसमें T1 सबसे बड़ा दिया हुआ है। पहले ही क्लियर हो गया, मान लेते हैं हमको नहीं क्लियर है तो दूसरे से क्लियर किया जाए। दूसरा कह रहा है कहाँ से, 70 से 65 होने में जो टाइम लगा था वो T2 है, और 65 से 60 होने में जो टाइम लगा वो T1 है। तो ये ज़्यादा से, ये जो हमारे पास टेम्परेचर है 70 है, इसका इनिशियल टेम्परेचर 65 है, तो टेम्परेचर डिफरेंस इसमें ज़्यादा होगा, मतलब T2 क्या होगा, T2 जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखें, T1 बड़ा होगा, फिर कौन बड़ा होगा, T1 सबसे बड़ा, फिर T2। तो T2 में टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा है तो T2 छोटा होना चाहिए। तो T1
बड़ा होगा, T1 सबसे बड़ा, तो T1 बड़ा का ऑप्शन कौन दिया है ये, फिर T2, फिर T3। अब देखें कि T3 कौन सा टाइम है जो 65 से 60 तक ठंडा कर रहा है, लेट से दिस इज T3, ठीक। तो सबसे बड़ा कौन होगा, सबसे बड़ा जो टेम्परेचर होगा तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस इसमें होगा, ठीक। तो जब हम इसे 75 से, ठीक, तो ये एक्चुअल में 75 से 70 होना चाहिए अगर इसे T1 T2 में रिलेशन चाहिए। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि सबसे छोटा टाइम होगा T1, फिर होगा T2, फिर होगा T3। तो सबसे छोटा टाइम T1, T2, T3। अगर हम 40 रखेंगे तो हमारे लिए ये सही होएगा, अगर यहाँ पे 70 रखेंगे, दो ऑप्शन यहाँ पे हो सकते हैं। अगर हम मान लेते हैं पहले कहाँ से ठंडा होता है, 75 से 70 तक ठंडा होता है, तो उसका टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होगा, T1 सबसे छोटा हो जाएगा। फिर 70 से 65 हो रहा है, T2 ठंडा 5 डिग्री हो रहा है, फिर T3 वो भी 5 डिग्री ठंडा हो रहा है, लेकिन टेम्परेचर जो एटमॉस्फेयर के साथ होगा टेम्परेचर डिफरेंस वो 75 रहा होगा तो सबसे ज़्यादा, 70 होगा तो कम, 65 होगा तो सबसे कम। सो सबसे कम टाइम कौन लेगा, T1, फिर T2, फिर T3। फिर देखें फॉर अ सिंपल पेंडुलम, ये क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस, मान लेते हैं कमरे का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस या 20 डिग्री मान लेते हैं, तो रूम टेम्परेचर 20 है, तो जब उसका इनिशियल टेम्परेचर 75 था तो टेम्परेचर डिफरेंस 55, फिर जब वो 70 हो गया तो टेम्परेचर डिफरेंस 50, जब वो 65 हो गया तो टेम्परेचर डिफरेंस 45 ओनली। तो तापांतर के अनुक्रमानुपाती होता है, जिसमें तापांतर ज़्यादा होगा उसमें कम टाइम लगेगा, तो इसमें टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा है तो टाइम कम, इसमें टेम्परेचर डिफरेंस कम है तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो जो टाइम इंटरवल है इट विल डिपेंड्स अपॉन द सेम, ठीक। अब देखें कि आज हम क्या करते हैं इसे, फिर फॉर अ सिंपल पेंडुलम द ग्राफ बिटवीन T स्क्वायर L टाइम पीरियड इज, कह रहा है कि ये देखें कि हम लोग टाइम पीरियड के बीच में ग्राफ बनाते हैं, तो पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम, वो क्या होगा, इट विल बी T इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट L बाई जी, T इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट L बाई जी। व्हाट इट सेज, T इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट L बाई जी, तो हम इसका स्क्वायर कर दें तो T स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर L बाई जी। तो 4 पाई ये तो हम नहीं बदल रहे हैं, तो कह रहा दो वेरिएबल हैं L, किसी भी पेंडुलम के लिए L क्या है ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। L स्ट्रिंग की लंबाई जनरली लिखा रहता है, L स्ट्रिंग की लंबाई नहीं है। व्हाट इज L, L इज द लेंथ इफेक्टिव, यहां से लेकर के इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वहां तक की लंबाई है ये, यहां से लेकर के ये जो सेंटर ऑफ मास है इसका यहां तक, जबकि धागा तो इतना ही लंबा है, तो ये स्ट्रिंग की लंबाई नहीं है, इट इज द इफेक्टिव लेंथ। तो अब देखें कि जैसे जैसे T स्क्वायर क्या होगा, तो कह रहा है T स्क्वायर के बीच में, अगर T और L के बीच में कहता तो अलग बात होती, तो यहां पे हमको क्या दिख रहा है, T स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, कांस्टेंट को छोड़ दिया जाए, सो जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ाएंगे वैसे वैसे L बढ़ेगा। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, पैराबोलिक सर्किल, सो सिंपल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है मतलब वो स्ट्रेट लाइन बनाएगा। जैसे हम यहाँ पर बना दें अगर T स्क्वायर और L, तो जैसे जैसे L अगर लेंथ 0 होगा टाइम पीरियड 0, जैसे जैसे लेंथ बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे T स्क्वायर की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। अगला देखें, व्हेन एन इलेक्ट्रिक सेफ्टी फ्यूज इज रेटेड मार्क एज, व्हेन एन इलेक्ट्रिक सेफ्टी फ्यूज रेटेड मार्क्ड एज, जब इलेक्ट्रिक सेफ्टी फ्यूज, आप सब लोगों ने देखा होगा, फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है जो वायर में, जिसके लिए हम लोग सिंबल यूज करते हैं कुछ इस टाइप का, ठीक। तो एक फ्यूज है जो लगा हुआ है किसी पर्टिकुलर सर्किट में, तो वो क्या है, फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है। सेफ्टी डिवाइस क्या करता है, हमारे सर्किट को ओवरहीटिंग, ओवरलोडिंग, शॉर्ट सर्किटिंग से बचाएगा। बचाता कैसे है ये, तो आप इसे इस तरीके से समझें कि हम लोग क्या करते हैं कि एक मोटा वायर ऐसा लगा देते हैं और ऐसा लगा देते हैं, और फिर क्या करते हैं बीच में एक ऐसा पतला वायर लगा देते हैं। तो हमको पता है जब भी हीटिंग इफेक्ट आएगा तो इस पर डिपेंड करेगा, जो पतला होगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा,
तो यहाँ पे हम बहुत सिंपल सी चीज़ है कि हम क्या देख सकते हैं, व्हाट कैन वी सी हियर, हम कैसे इसे देखें। तो यहाँ पर बड़ा आसान सा है कि जब ये हीट होगा यहीं से टूटेगा, ठीक। तो हम फ्यूज वायर जो लगाते हैं उसे वीक लगाते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि यहाँ पर हम क्या देखें, व्हेन एन इलेक्ट्रिक सेफ्टी फ्यूज इज रेटेड 16 एम्पियर इट मीन्स विल नॉट वर्क इफ करंट इज लेस देन 16 एम्पियर। नहीं, 16 एम्पियर से कम रहेगा तभी तो काम ही करेगा वो। फिर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 16 ओम, बिल्कुल ऐसा जरूरी नहीं है, करंट से यहाँ रेजिस्टेंस का 60 ओम का कोई लेना देना नहीं है। विल वर्क विद टेम्परेचर मोर देन 16 डिग्री, ये भी नहीं कह रहा। विल ब्रेक इफ द करंट एक्सीड 16 एम्पियर, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर करंट 16 एम्पियर से ज्यादा जाएगा, अगर वह उसमें प्रवाहित होने वाली धारा जो उसमें करंट जा रहा है वो 16 एम्पियर से ज्यादा हो जाएगा तो मेल्ट हो जाएगा। ये अभी हम लोगों ने देखा कि इसको वीक क्यों लगाते हैं। तो अगर हम देखें कि ये जो हमारे पास इधर वाला वायर है, ये जो वायर है ये मान लेते हैं कि ये 20 एम्पियर तक का करंट झेल सकता है, तो हम यहाँ पर क्या लगा दिए कि एक वायर लगा दिए जो 16 ओम झेलेगा, उसके बाद पिघल जाएगा वो। अब अगर वो 16 एम्पियर से करंट ज्यादा फ्लो करेगा तो पिघल जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि ये पतला सा वायर इसके अंदर है, तो जैसे इसके अंदर 16 एम्पियर से ज्यादा करंट जाएगा तो क्या हो जाएगा, H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी आएगा। आई स्क्वायर आर टी मतलब जितना करंट फ्लो करेगा उतना हीट, उससे ज्यादा हीट हुआ तो ये पहले मेल्ट हो जाएगा, तो बाकी के वायर हमारे बच जाएंगे। पूरी सर्किट हमको नहीं चेक करनी पड़ेगी, केवल फ्यूज हम चेक करेंगे। अगर कहीं पर ओवरलोडिंग शॉर्ट सर्किटिंग हुआ है तो फ्यूज चेंज कर दीजिए, काम हो जाएगा, ठीक। अब फ्यूज के लिए जो हम डिवाइस यूज करते हैं, फ्यूज के लिए जो चीजें हम देखते हैं, जो हम उपयोग में लाते हैं वो क्या है, फ्यूज के लिए उपयोग में लाई गई चीजें क्या है। तो यहां पर हम एक ऐसा मटेरियल लगाएं जिसका रजिस्टिविटी हाई हो और उसका मेल्टिंग पॉइंट लो हो। हाई रजिस्टिविटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट में हम क्या देखें कि रेजिस्टेंस ज्यादा हो, मेल्टिंग पॉइंट कम हो, ताकि वो आसानी से मेल्ट हो जाए, ठीक। आसानी से मेल्ट का कुछ भी करंट पे नहीं, उसका हमने लिमिट बनाया ना। जैसे इस क्वेश्चन में दिया गया कि इसका मार्क कितना है 16 एम्पियर, तो हमने इसको ऐसा बनाया है कि 16 एम्पियर तक नहीं पिघलेगा ये, लेकिन अगर करंट ओवर हीट हुआ तो करंट बढ़ जाता है क्या, हाँ, ओवर हीटिंग शॉर्ट सर्किटिंग में करंट इंस्टेंटेनियसली बढ़ जाता है। अभी पिछली बार पूछा गया था सीडीएस में क्वेश्चन कि शॉर्ट सर्किटिंग में क्या होता है, अगर दो वायर शॉर्ट सर्किट हो गए, दो वायर शॉर्ट सर्किट किए तो उसका करंट तुरंत बढ़ जाएगा, और करंट बढ़ने का मतलब उसका हीट बढ़ेगा, और अगर वो करंट 16 एम्पियर से एक्सीड करेगा तो 16 एम्पियर वाला फ्यूज मेल्ट कर जाएगा। ऐसे हम 1 एम्पियर 2 एम्पियर किसी भी रेटिंग का फ्यूज बना सकते हैं। मैच द लिस्ट, कैसे हम लोग एक लिस्ट को मैच करने वाले हैं, देखें क्या दिया गया है। मैच द लिस्ट 1 विद द लिस्ट B, select the correct answer using the given below. Artificial magnet, long lived, last for long period, short lived, induced magnet. अब हमको इन दोनों को मैच करना है। ऑप्शंस दिए गए हैं नीचे ABCD, जो आप चूज कर पाए, मींस AB ये दिया हुआ है, ABCD दिया हुआ है, आप A के नीचे चूज करें। आर्टिफिशियल मैग्नेट शॉर्ट लाइफ वाला होता है, परमानेंट मैग्नेट लॉन्ग लाइफ वाला होता है, टेम्परेरी मैग्नेट कैसा है, लास्ट, टेम्परेरी मैग्नेट लास्ट फॉर इन्फिनाइटली लॉन्ग पीरियड। नहीं, जो परमानेंट मैग्नेट होगा वो, अब हम देखें कि अर्थ का मैग्नेट होगा तो जब तक अर्थ रहेगा तब तक ये भी रहेगा, रह सकता है ऐसा। तो डी के लिए कौन सा, सेकंड, डी के लिए सेकंड इसमें 2 में दिख रहा है। अब दूसरे ऑप्शंस को चेक किया जाए। आर्टिफिशियल मैग्नेट, कृत्रिम चुंबक, कृत्रिम चुंबक कब तक रहता है, तो कृत्रिम चुंबक जो है हमारे पास वो है कैसा, कृत्रिम चुंबक है शॉर्ट लाइफ के लिए। 3 दिख रहा है कहीं पर, ए में 3, दोनों में ही दिख रहा है, सिमिलर हैं दोनों, ठीक। अब देखिए फिर क्या दिख रहा है, परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट कैसा होगा, लॉन्ग लाइफ वाला होगा। तो बी में फर्स्ट कहाँ दिख रहा है, पहले वाले में दिख रहा है, सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। फिर सी देखें क्या कह रहा है, टेम्परेरी मैग्नेट। टेम्परेरी मैग्नेट क्या कह रहा है, इंड्यूस्ड मैग्नेट होता है। तो इसे हम इस तरीके से मिला भी सकते हैं, मिला करके देखते हैं कैसे मिलाएं इन्हें। तो सबसे पहले हम लोग देखें आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट कैसा है, जिसकी लाइफ
शॉर्ट है, कम लाइफ है, आर्टिफिशियल हम बनाते हैं, कुछ के बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। परमानेंट मैग्नेट कौन है? परमानेंट मैग्नेट है जिसकी लाइफ लंबी होगी, मींस हमारे पास ये लॉन्ग लाइफ वाला जो है ये परमानेंट मैग्नेट है। फिर टेम्परेरी मैग्नेट कैसा है? टेम्परेरी मैग्नेट वो है जो इंड्यूस्ड हो जाते हैं, किसी के कारण इंड्यूस्ड हो गए और टेम्परेरीली कुछ टाइम के लिए मैग्नेट है, जैसे ही करंट हटा दिया या वहां से मैग्नेटिक फील्ड हो फिर वो गायब हो जाएंगे। फिर देखें अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ का मैग्नेट क्या कहता है? अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, तो जब तक अर्थ रहेगा तब तक अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड रहने वाली है। तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग लास्ट इन्फिनेटली लॉन्ग पीरियड, जब तक अर्थ रहेगी तब तक, हमको कोई ऐसा टाइम नहीं पता है कि कब अर्थ खत्म हो जाएगा, तो जब तक अर्थ रहेगी तब तक हमारा ये मैग्नेट भी रहने वाला है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ए के लिए 3, बी के लिए 1, सी के लिए 4, डी के लिए 2। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, अब देखें नेक्स्ट। A body weighs 5 kg on equator. At the pole, it is likely to weight. कह रहा है एक बॉडी है जो कहां पर रखा गया है, 5 kg वेट है। तो 5 kg तो मास है, वेट क्यों कह रहा है? 5 kg वेट का मतलब होता है 5 kg वेट, दैट स्टैंड्स फॉर 5 इंटू 9.8 न्यूटन। तो कह रहा है इतना न्यूटन कहाँ है इसका वेट? इक्वेटर पे। ठीक, एट पोल्स, तो हमको पता है कि ये क्या कह रहा है, 5G की बात कर रहा है। तो G की वैल्यू इक्वेटर पे कम होती है, पोल पे ज़्यादा होती है। तो जब G की वैल्यू पोल पे ज़्यादा होगी तो फिर उसका जो मास होगा वो उसका वेट होगा पोल पे वो भी ज़्यादा हो जाएगा। सो सिंपल, इट हैज़ मोर देन 5 kg। 5 किलो वेट से, 5 किलोग्राम भार से अधिक भार का अनुभव करेगा वो। ठीक, उसका वेट पोल पे बढ़ जाएगा। The polarity of an unmarked horseshoe magnet can be determined by using। ठीक, कह रहा है हमारे पास एक हॉर्सशू मैग्नेट है लेकिन उसमें कोई मार्क नहीं है, कहीं लिखा नहीं है कि हॉर्सशू मैग्नेट है ये, ऐसा कोई हॉर्सशू मैग्नेट है, इधर कुछ लिखा नहीं है कि किधर नॉर्थ साउथ है, हमको कुछ पता नहीं है। लिखा होता तो हम समझ जाते किधर नॉर्थ है किधर साउथ है। अब उसमें कुछ लिखा ही नहीं है कहीं। जब कहीं कुछ लिखा ही नहीं है देन हाउ वी विल कंसीडर दैट? तो कह रहा है उसे पता करिए कैसे। एक मैग्नेटिक कंपास से, इलेक्ट्रोस्कोप से, अनदर अनमार्क्ड बार मैग्नेट, दूसरा अनमार्क्ड बार मैग्नेट। आंसर है एक मैग्नेटिक कंपास ले आइए। कंपास में हमको पता होता है नॉर्थ लगाइए, जिधर नॉर्थ का डिफ्लेक्शन दिख जाएगा हम समझ जाएंगे वो नॉर्थ है। मान लो इधर डिफ्लेक्शन दिख गया है तो ये नॉर्थ है, ये हमको अपने आप मिल गया साउथ है। तो इसमें क्या है? अ मैग्नेटिक कंपास बी। ठीक, आज के लिए इतना ही। फॉर फर्दर क्वेश्चन बी कंटिन्यूड। थैंक यू, जय हिंद।